जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था तो उन्होंने सोचा था कि यह कुछ हफ्तों में बल्कि शायद कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा। उसे महिमा मिलेगी, पुतिन के नेतृत्व में नया रूसी साम्राज्य शुरू होगा और वे अपनी विरासत सुरक्षित करेंगे। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। अब पुतिन इस साफ हकीकत का सामना कर रहे हैं कि उनके शुरू किए गए युद्ध के खत्म होने से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन उन्हें मारने वाला यूक्रेन नहीं होगा। रूस के अभिजात्य वर्ग से लेकर उसके सैन्य ब्लॉगर्स तक और पुतिन के सबसे भरोसेमंद अंदरूनी दायरे तक सभी अपने नेता के खिलाफ हो रहे हैं। शार्क चारों ओर मंडरा रही है और पुतिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। गणितीय नजरिए से भी पुतिन का युद्ध उनके बाद दशकों तक जारी रहेगा। यह सत्ता से हटाने का सवाल नहीं है। इस समय रूस यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा किए हुए है, यानी उसके पास करीब 4,82,000 वर्ग किलोमीटर शेष हैं। युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार रूस ने 2026 के पहले कुछ महीनों में यूक्रेन के केवल 348.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही कब्जा किया है। इसमें अप्रैल का शुद्ध क्षेत्रीय नुकसान भी शामिल है। इसे 3 से गुणा करने पर कुल 1044.9 वर्ग किलोमीटर की बढ़त मिलती है। यूक्रेन के बचे हुए हिस्से को उस संख्या से विभाजित करें तो आपको 461 साल मिलते हैं। पुतिन अपनी मौजूदा उम्र के अलावा 4 पूरी जिंदगियां और जी ले, फिर भी रूस की मौजूदा रफ्तार से यूक्रेन गिरने से पहले वे मर चुके होंगे। लेकिन पुतिन के लिए ये गणित जितना बुरा है, यही कारण नहीं कि यूक्रेन गिरने से पहले ही उनका खेल खत्म होगा। पुतिन के सामने अब जो हकीकत है वो ये है कि उनके लिए असली खतरा यूक्रेन से ज्यादा उनके अपने देश के अंदर है। कम से कम यूक्रेन के मामले में पुतिन सैनिकों को मरने के लिए भेज सकते हैं और उन्हें अपने ही देश में भीतर ही भीतर रची जा रही साजिशों की चिंता नहीं करनी पड़ती। पुतिन को समय की नहीं, बाकी चीजों की चिंता है। शुरुआत उसी संगठन FSB से होती है जिसका पुतिन ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। ऊपरी तौर पर FSB पुतिन के हित में काम करती दिखती है जब से उन्होंने आक्रमण शुरू किया। ये रूस की खास सुरक्षा सेवा है जिसमें वैसे ही कारिंदे हैं जिन जैसे लोगों से पुतिन सोवियत संघ की पुरानी KGB में अपने दिनों से परिचित रहे हैं। पुतिन की तरह FSB भी नियंत्रण, शक्ति और उन संसाधनों के प्रबंधन और पहुंच को लेकर ज्यादा चिंतित है जिन्हें पुतिन सबसे अधिक महत्व देते हैं। दोनों की सोच एक जैसी है, लेकिन यही से पुतिन की मुश्किलें शुरू होती है। अगर पुतिन को FSB में अपने जैसे लोग मिले हैं तो उसने और भी ऐसे लोग पाए हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पुतिन के पास सत्ता है। FSB जो उनकी सत्ता बचाने वाली थी, अब धीरे धीरे वही सत्ता उनसे ले रही है। फिर से FSB ने पुतिन के लिए जो कुछ किया है उसे सिर्फ एक नजर में देखने से इनमें से कुछ भी साफ नजर नहीं आता। रूस के राष्ट्रपति के इंटरनेट पर सख्ती के आदेशों को FSB ने लागू किया। हर बार जब पुतिन को किसी कथित भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार या खिड़की से फेंकवाना होता, FSB वहां मौजूद रहता और उनका भरोसा जीतता। पुतिन शायद अब भी नहीं समझते कि ये सब उन्हें निर्भर बनाने के लिए था। FSB पर उनकी इतनी निर्भरता है कि अब रूस का असली नियंत्रण FSB के पास है, राष्ट्रपति के नहीं। इसका सबूत कहाँ है? इनमें से कोई भी बात कभी सीधे तौर पर नहीं कही जाती। FSB ऐसे काम नहीं करता, लेकिन संकेत मौजूद हैं और भले ही वे सूक्ष्म हों, वे विश्वासघात की एक ऐसी जाल बुनते हैं जिसमें पुतिन फंस चुके हैं। एक शुरुआती संकेत था कि FSB पुतिन के हित में काम नहीं कर रहा था जब उसे रूस को यूक्रेन पर हमले की तैयारी में मदद करने को कहा गया। हमले के कुछ महीनों बाद आई स्टोरीज ने बताया कि FSB अधिकारी पुतिन को यूक्रेन की घटनाओं पर झूठी जानकारी दे रहे थे। शुरुआत में इसे अयोग्यता का नतीजा माना गया था। हालांकि असल में यह हो सकता है कि FSB ने पुतिन को उस रास्ते पर ले जाया जिससे रूस एक लंबे और दर्दनाक युद्ध में फंस गया, जो धीरे धीरे उस तानाशाह नेता की ताकत को कमजोर कर देगा जिसने पिछले 25 सालों से रूस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। अब आज की बात करें तो FSB रूस के अंदर अपनी ताकत और प्रभाव को लगातार बढ़ा रहा है और विडंबना यह है कि वो हर कदम पर पुतिन का ही इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में FSB की ताकत बढ़ाई है। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता घट रही है, FSB मजबूत हो रही है। रूसी सुरक्षा सेवा राजनीति में इतनी मजबूत है कि अब पुतिन भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। वह ऐसा कर भी कैसे सकता था? पुतिन ने रूस के अभिजात वर्ग और आम जनता को नियंत्रित करने के लिए FSB का इस्तेमाल किया है।
जेम्सटाउन फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने 2026 के पहले 4 महीनों में एफएसबी की शक्तियां 5 बार बढ़ाई। अब एफएसबी रूस के विद्वानों के बीच संपर्क नियंत्रित करता है, किसी भी व्यक्ति की इंटरनेट तक पहुंच किसी भी समय रोक सकता है और खुद के हिरासत केंद्र बना सकता है। एफएसबी अब रूस के डिजिटल चैनलों तक पहुंच को नियंत्रित करता है और भविष्य में कौन उनका उपयोग कर सकता है ये भी उसी के नियंत्रण में है। पुतिन ने इन सब के लिए हाँ इसलिए कहा क्योंकि वे अपने ही लोगों से डरते हैं। एफएसबी ने पुतिन को वही डंडा दिया है जो वे खुद पर चला रहे हैं। पुतिन का डर बढ़ने के साथ नियंत्रण भी बढ़ रहा है। अगर पुतिन को एफएसबी नहीं नियंत्रित करता तो एफएसओ करता है। रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस भी इंटरनेट पर सख्ती में शामिल हो सकती है, इंपॉर्टेंट स्टोरीज ने रिपोर्ट किया। जैसे ही तख्ता पलट की कोशिशों की फुसफुसाहटें पुतिन के कानों तक पहुंचती है, एफएसओ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रहा है। पुतिन जिन जगहों पर जाते हैं की सूची को कम कर रहा है और जो भी उनसे मिलता है उसकी गहन जांच कर रहा है। एफएसओ अब पुतिन से जुड़ी हर तरह की मीडिया सामग्री को नियंत्रित करता है जो जनता के सामने प्रस्तुत की जाती है। एफएसबी और एफएसओ दोनों केजीबी की शाखाएं हैं जिन्हें पुतिन पसंद करते हैं, लेकिन अब ये पुतिन के लिए खतरनाक हो गई है। एफएसबी अब पहले से ज्यादा ताकतवर है। एफएसओ पुतिन तक पहुंच और उनका ठिकाना को नियंत्रित करता है। पुतिन शायद इसे न देख पा रहे हो, लेकिन तख्ता पलट की कोशिश के सभी तत्व एक एक करके जगह ले रहे हैं। फर्क बस इतना है कि वे संगठन जिन्हें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए वही सारी चालें चल रहे हैं। पुतिन ने इन संगठनों को नियंत्रण दे दिया था, अब वे इसका इस्तेमाल अपने नेता को और शक व डर में डालने के लिए कर रहे हैं, जिससे आखिरकार उसकी बर्बादी होगी। पुतिन का डर ही इन संगठनों द्वारा दबाव के आगे उन्हें झुकाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हम ईरान की घटना को इसका अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में ईरान में बड़े विरोध शुरू हुए तो ईरान ने संचार पर शिकंजा कस दिया। ईरान की सरकार ने नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश में देश की जनता को डिजिटल अलगाव की स्थिति में धकेलते हुए इंटरनेट बंदी लागू कर दी। यह तो पूरी तरह से एफएसबी के पक्ष में चला गया। वे ईरान में जो हो रहा था उसकी ओर इशारा कर सकते थे और पुतिन से कह सकते थे, देखिए हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी वही हो जो ईरान में हो रहा है, चलिए इससे पहले ही कुछ कर लेते हैं। इंटरनेट पर सख्ती की ताकत दे तो हम रूस की जनता को संगठित होने से रोक सकते हैं। एफएसबी को पहले ही यह ताकत मिलने वाली थी कि वो रूस में इंटरनेट और फोन नेटवर्क बंद कर सके, और ये फरवरी की शुरुआत में होने वाला था, ईरान में विरोध प्रदर्शन भड़कने के कुछ ही हफ्तों बाद। ये वही तरह की चालबाजी है जिसे खुद पुतिन भी नहीं देख पाते, और इसी ने उन्हें एक ऐसी दुविधा में डाल दिया है जिसका कोई आसान रास्ता नहीं है। पुतिन ने अपनी इतनी ज्यादा ताकत छोड़ दी है कि अब वे धीरे धीरे सिर्फ एक नाम मात्र के नेता बनते जा रहे हैं। रूस की जनता पर उनकी बात का असर है, पर असली ताकत उन संगठनों के पास है जो पुतिन की सनक से मजबूत हुए हैं। याद रखिए कि पुतिन एक ऐसे इंसान है जो सत्ता को बनाए रखने के लिए बेताब है। सिर्फ सितंबर में ही हॉट माइक पर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग की यह बातचीत रिकॉर्ड हो गई थी कि वे खुद को 150 साल तक जिंदा रखने के लिए अंग प्रत्यारोपण का इस्तेमाल करेंगे। फिर से ये सारी बातें रूस की सुरक्षा सेवा संगठनों के लिए गोला बारूद की तरह है, जिनका इस्तेमाल वे पुतिन को अपने इशारों पर चलाने के लिए कर सकते हैं। तुम 150 साल तक जीना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करने के लिए सुरक्षा चाहिए, इसलिए और कानून पास करो ताकि हम जो चाहे वो कर सके। इन संगठनों को पता है कि पुतिन अपनी मर्जी से पद नहीं छोड़ेंगे, तो जो वे कर रहे हैं वो उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं जब पुतिन के भ्रम उन पर हावी हो जाएंगे। सवाल ये है कि कौन सा भ्रम है। अगर वो है जिसमें पुतिन सोचते हैं कि वो 150 साल जिएंगे तो बस इंतजार और चालाकी करनी है। पुतिन को धीरे धीरे और ज्यादा सत्ता छोड़ने दो जब तक वे मर नहीं जाते, फिर एफएसबी और एफएसओ रूस के किंग मेकर बनेंगे। या फिर एफएसबी पुतिन की सनक का इस्तेमाल उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकती है, जबकि रूस के दूसरे हिस्सों में बगावत की आग भड़काई जा रही है। रूस में अभी कई घटनाएं हो रही है जिनका इस्तेमाल एफएसबी पुतिन के डर को बढ़ाने में कर सकती है। पुतिन को हटाने वाली सिर्फ उनके करीबी घेरे की चालें ही नहीं है, रूस की कई अहम आवाजें भी अब राष्ट्रपति के खिलाफ हो रही हैं। लेकिन इससे गहराई में जाने से पहले हम हैं द मिलिट्री शो। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, सिर्फ सुर्खियां नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं कि असली ताकत कैसे चलती है तो सब्सक्राइब करें। डर एक दिलचस्प औजार है। अपने शासनकाल के अधिकांश समय में पुतिन ने रूस पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए डर का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। वह डर का इस्तेमाल भी सीमित करते हैं। पुतिन का शासन क्रूर है,
लेकिन उन्होंने स्टालिन जैसे पुराने सोवियत नेताओं की तरह अत्याचार नहीं किए। पुतिन हमेशा बेहद सटीक रहे हैं। उन्होंने दुश्मनों को गिरफ्तार करके उनकी मीडिया तक पहुंच रोककर या ऐसी लक्षित हत्याओं के जरिए हटाया जिनमें वैसा खून खराबा नहीं होता था जैसा रूस ने अतीत में देखा था। फिर भी संदेश वही था जो रूस के पूर्व नेताओं ने दिया, पुतिन से डरे, राजनीतिक गतिविधि न करे वरना अगला निशाना आप हैं। ये तरीका 2 दशकों तक काम आया, लेकिन ये इस बात पर भी आधारित था कि पुतिन अपनी ताकतवर छवि बनाए रखे, जैसे कि वही अकेले व्यक्ति है जो रूस की रक्षा कर सकते हैं। अब इस क्रूर युद्ध को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं और रूस 13 लाख से अधिक हताहत झेल चुका है। याद रखें, एफएसबी युद्ध शुरू होने से पुतिन से झूठ बोल रही है। पुतिन ने रूस की सेना को लोगों की सोच से कहीं ज्यादा कमजोर साबित कर दिया है, जिससे यह भी उजागर हो गया है कि पुतिन वह ताकतवर नेता नहीं है जैसा वे हमेशा खुद को दिखाते रहे हैं। फिर से ये सब एफएसबी जैसी संस्थाओं की योजना का हिस्सा है। इसका मतलब है कि रूस के अंदर डर की कहानी अब उलट गई है। अब वे प्रचारक जिन पर पुतिन हमेशा रूसी जनता में डर फैलाने के लिए निर्भर रहते थे, वे अब उल्टा संदेश दे रहे हैं। वे पुतिन के खिलाफ बोल रहे हैं और ऐसा करते हुए वे दिखा रहे हैं कि डर पैदा करने के वे सीमित और सोचे समझे तरीके जिनका पुतिन ने पहले इस्तेमाल किया था अब असर खो रहे हैं। रूस के सैन्य ब्लॉगर या जेड ब्लॉगर इसके कई उदाहरण पेश करते हैं। यूक्रेन पर पुतिन के हमले के समर्थक ये ब्लॉगर अक्सर देश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन जैसे ही पुतिन टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों पर सख्ती कर रहे हैं ताकि जेड ब्लॉगरों की पहुंच को सीमित किया जा सके, वे एक एक करके उनके खिलाफ हो रहे हैं। कई उदाहरण है। 18 मार्च को मॉस्को टाइम्स ने बताया कि रूस के कट्टर जेड ब्लॉगर इलिया रोमेज़लो अब उनके खिलाफ हो गए हैं। क्रेमलिन समर्थक ने अलग रुख अपनाते हुए अपने कई अनुयायियों के लिए टेलीग्राम पर एक पोस्ट प्रकाशित की, जिसका नाम था 5 कारण क्यों मैंने व्लादिमीर पुतिन का समर्थन करना बंद कर दिया। कारणों में यह शामिल था कि पुतिन वैध राष्ट्रपति नहीं है और उन्होंने रूसी जनता को बेकार युद्ध में झोंक दिया। अर्थव्यवस्था बर्बाद है, रोमेस्लो ने कहा। जीवन स्तर गिरा है। रूस भर में इंटरनेट पर सख्ती हो रही है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जेड ब्लॉगर ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन वैध राष्ट्रपति नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और उन पर युद्ध अपराधी व चोर के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और वो अकेले नहीं हैं जिन्होंने पुतिन से मुंह मोड़कर बड़े ऑनलाइन दर्शक वर्ग के सामने रूसी नेता का सीधे विरोध किया है। अलेक्सी चिदायेव, जो रूस के अग्रिम मोर्चे के ड्रोन विकास केंद्र के प्रमुख हैं, ने 30 मार्च को टेलीग्राम पर लिखा कि अब रूसी लोग सामंती समाज में रहते हैं, कोई अधिकार नहीं है, केवल विशेषाधिकार हैं। क्रेमलिन के पुराने पैरोकार ने लिखा, जिनके टेलीग्राम चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने यूक्रेन में रूसी वसंत आक्रमण को गतिरोध बताया और उस प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप की निंदा की जिस पर वह संदेश फैलाते हैं। पुतिन और उनकी नीतियों की ऐसी खुली आलोचना कुछ साल पहले असंभव थी, जब जेड ब्लॉगर यूक्रेन पर हमले को बढ़ावा देने में लगे थे। राजनीतिक वर्गों में पुतिन को बढ़ती असहमति का सामना करना पड़ रहा है, कुछ सूक्ष्म और कुछ स्पष्ट। एक अधिकारी जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर अप्रैल में वॉशिंगटन पोस्ट से बात की थी, ने कहा कि रूसी लोग पुतिन के यूक्रेन में युद्ध का अंत चाहते हैं। माहौल है कि अब बहुत हो गया, आप काफी समय से लड़ रहे हैं। एक अधिकारी ने पुतिन की सैन्य नीति की आलोचना करते हुए कहा कि यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध यानी महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध से भी लंबा हो रहा है और हम एक क्षेत्र भी नहीं ले पा रहे हैं। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गेनादी जुगानोव भी अतीत को याद करते हैं। उन्होंने ड्यूमा में कहा कि अर्थव्यवस्था ढहने की कगार पर है और 1917 जैसी बगावत पुतिन का इंतजार कर रही है। यहाँ तक कि पुतिन द्वारा नियुक्त मंत्री जैसे रूसी अर्थव्यवस्था मंत्री मैक्सिम रुशेतनिकोव भी तंज कस रहे हैं। रुशेतनिकोव ने अप्रैल में व्यापार नेताओं से कहा था कि देश के भंडार में अब पैसा नहीं बचा, यानी पुतिन ने सारा पैसा ऐसी जंग में खर्च कर दिया जिसे वे जीत नहीं सकते। और फिर है कसेन्या सोबचाक। यूक्रेन युद्ध की चौथी वर्षगांठ पर सोबचाक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुतिन के युद्ध का दर्द रूस के बड़े शहरों में महसूस नहीं हो रहा, जबकि बाकी देश में ये दर्द हर जगह है। ये राजधानी में दिखाई नहीं देता, ये शहरों में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये पहले ही अनगिनत हजारों और हजारों और हजारों इंसानी जिंदगियों में रच बस चुका है।
और अगर हम नक्शे पर हर उस माँ को चिन्हित करें जिसने अपना बेटा या बेटी खोया है, हर उस पत्नी को जिसने अपना पति खोया है, हर उस परिवार को जिसने मोर्चे पर मारे गए किसी अपने को खोया है, तो पूरा देश दुख और दर्द के लाल बिंदुओं से जल उठेगा, सोबचाक ने लिखा। कसेन्या सोबचाक क्यों मायने रखती है? वह व्लादिमीर पुतिन की गॉड डॉटर है। चाहे वह कहीं भी देखे, पुतिन अपने पुराने सहयोगियों को अपने खिलाफ होते हुए देख रहे हैं। वे जेड ब्लॉगर जो पहले पुतिन का प्रोपोगेंडा फैलाते थे, अब बगावत कर रहे राजनेता और अधिकारी पार्टी लाइन मानने से इनकार कर रहे हैं। पुतिन की गॉड डॉटर भी उनसे कह रही है कि अब उनका समय खत्म हो गया है और यूक्रेन युद्ध बंद करें। पुतिन के करीबी अब उन्हें गिराने पर तुले हैं और राष्ट्रपति को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। वह अपना युद्ध खत्म नहीं कर सकते। इसका मतलब है उनका शासन खत्म होगा, फिर भी वह राष्ट्रपति पद छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब डर खत्म हो गया है और आलोचना बढ़ रही है। रूस के लोग भी अब और अधिक आत्मविश्वासी हो रहे हैं और अपनी आवाज का इस्तेमाल करके पुतिन से कह रहे हैं कि अब जाने का समय आ गया है। सर्वे हमें यही दिखाते हैं। अपने साप्ताहिक स्वीकृति रेटिंग के सर्वेक्षण में सरकारी स्वामित्व वाले रूसी जनमत अनुसंधान केंद्र ने खुलासा किया है कि पुतिन की स्वीकृति रेटिंग लगातार 7वें हफ्ते गिरकर 65.5% पर आ गई है, जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे कम है। एक और सर्वेक्षणकर्ता क्रेमलिन से जुड़े पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन ने भी फरवरी 2022 के बाद से पुतिन के लिए सबसे कम अनुमोदन रेटिंग दर्ज की है। इसके 73% उत्तरदाता मानते हैं कि पुतिन अच्छा काम कर रहे हैं। जनता की राय की दिशा भी बदल रही है, जैसे कि बाकी सभी चीजें जिनके बारे में हमने पहले ही चर्चा की है। और आप जानते हैं कि इस सब पर खुशी से हाथ कौन मल रहा है? FSB और अन्य KGB की शाखाएं, जो अब पुतिन और खुद रूस पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के और भी मौके देख रही हैं। पुतिन का इन सब का एकमात्र जवाब है कि वो रूसी जनता पर अपनी सख्ती और बढ़ा दे, अपनी हताश कोशिशों को और तेज कर दे। और FSB को जो चाहिए उसे पाने के लिए पुतिन को इस्तेमाल करते रहना बहुत पसंद है। रूस में जेड ब्लॉगर, राजनेता और आम लोग पुतिन के खिलाफ है, जिससे तख्तापलट और हत्या के प्रयासों के डर से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया रिपोर्टों में ये बताया गया है। CNN के अनुसार, जो रिपोर्ट करता है कि पुतिन के करीबी कर्मचारियों के घरों में सुरक्षा कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि राष्ट्रपति के लिए किसी भी खतरे से बचाव किया जा सके। CNN रिपोर्ट के मुताबिक ये सुरक्षा व्यवस्थाएं मार्च 2026 से लागू हैं, लेकिन ये FSB और FSO की ताकत भी दिखाती हैं। वे वही लोग और संगठन हैं जो फुटेज देखते हैं और व्लादिमीर पुतिन की हर गतिविधि, स्थान और उनसे मिलने वालों को नियंत्रित करते हैं। अपनी सत्ता को अपने अंतिम महीनों या वर्षों में बनाए रखने की बेताब कोशिशों में व्लादिमीर पुतिन ने वही बागडोर उन लोगों को सौंप दी है जो उन्हें हटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म होने से पहले मर जाएंगे? रूस में उनके पास जो शक्ति थी उस लिहाज से तो वे पहले ही खत्म हो चुके हैं। हाँ, वे खड़े होकर भाषण दे सकते हैं और FSB को आदेश दे सकते हैं कि रास्ते में आने वालों को हटा दिया जाए। वे ऐसे कानून पास कर चुनिंदा संगठनों को ज्यादा ताकत दे रहे हैं, जिन्हें पता है कि ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें सिर्फ व्लादिमीर पुतिन को और डराना है। रूसी राष्ट्रपति के शस्त्रागार का सबसे कीमती हथियार अब उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल है, व्लादिमीर पुतिन के शासन का अंत कौन करेगा? क्या यूक्रेन की रक्षा इतनी मजबूत होगी कि व्लादिमीर पुतिन अपने सपने पूरे होने से पहले मर जाए? शायद ये गुस्सा रूसी लोगों की बढ़ती लहर होगी जो व्लादिमीर पुतिन द्वारा उन पर अत्याचार करने से तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो अपनी शुरू की हुई जंग जीतने में नाकाम हो रहे हैं। संभव है कि ये खुद FSB हो, जो रूस के असली सत्ता संचालक हैं और रूस के इस कमजोर पड़ चुके नेता से जितनी ताकत और नियंत्रण निकाल सकते हैं, निकाल लेने के बाद व्लादिमीर पुतिन से छुटकारा पालेंगे। हमें पता है कि आग में और ईंधन डाला जा रहा है, जिससे व्लादिमीर पुतिन घुटन महसूस कर रहे हैं। इस समय रूस में कुछ बड़ा टूट रहा है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था एक आपदा से दूसरी तबाही की ओर लड़खड़ा रही है। आंकड़े सच बोलते हैं और परिणाम वास्तविक है, और आप हमारे वीडियो को देखकर इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। अगर आप रूसी राजनीति के उस अंधेरे अंदरूनी पक्ष की पड़ताल और विश्लेषण देखना चाहते हैं जिसे पुतिन छुपाते हैं, तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।